गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं अखबार में, पेपर में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि ये कौन से पार्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आंसर है कि ये आता है पार्ट नंबर 15। वेरी इंपॉर्टेंट, मैच दी कॉलम में कभी कभी आ जाता है एसएससी में या बैंक में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन से पार्ट में आता है, बस इतना ही आता है। आंसर रहेगा पार्ट नंबर 15। वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल है। और ये ध्यान रखेंगे, ये परमानेंट बॉडी है। ऐसा नहीं कि जब इलेक्शन होते तभी लेके आते हैं और इलेक्शन खत्म हुए तो ये बॉडी भी चली गई, नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक परमानेंट बॉडी है। और अगर हम देखें तो फाइनेंस कमीशन हमारी टेम्पररी बॉडी, वो हम आके देखेंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन हमारी परमानेंट बॉडी है, ठीक है। और ये किस किस के इलेक्शन करती है? लोकसभा के, राज्यसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, प्रेसिडेंट के और वाइस प्रेसिडेंट के। इनके इलेक्शन कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मैं पहले ही बता चुका हूँ किस में आती है, पार्ट 15 में आती है। अब अगर एक क्वेश्चन कभी कभी आता है कि म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन या पंचायत के इलेक्शन क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है? नहीं, वो करता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। उसको ध्यान रखेंगे, वो कौन करता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब देखो, इलेक्शन कमीशन हमारा कब आया था? 25 जनवरी 1950 से आ चुका है ये। और इसमें कितने आर्टिकल हैं? 324 से 329 तक इसमें आर्टिकल्स गिवन है। लास्ट पॉइंट देखेंगे, आर्टिकल नंबर 324 से 329 तक हम इलेक्शन कमीशन के बारे में स्टडी करते हैं। अब देखो आगे, अब ये देखेंगे हमारे ऑनरेबल इस समय जो करंटली कमिश्नर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं सुनील अरोड़ा, और उनके साथ हैं अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। ये दो, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, ठीक है। इसको ध्यान से समझना है अब, ठीक है। अब देखो आगे, आर्टिकल 324 क्या बोलता है? सुप्रिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन। फिर आर्टिकल 325 क्या बोलता है? कोई इनडिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द ग्राउंड ऑफ रीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। इनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब आता है 326, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये को कभी कभी क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज किस आर्टिकल में गिवन है? तो आंसर रहेगा 326। 326 के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज गिवन है, ठीक है। और अब हम और एक लास्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे 329 कि भैया कोर्ट जो होते हैं वो इलेक्टोरल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। एक बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पार्ट नंबर 15, सिंस इट्स इंसेप्शन। देखो, अब हमारा इलेक्शन कमीशन कब आया? 1950 में आया, और 1989 तक ये सिंगल मेंबर बॉडी था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद करना। 1950 से लेकर 1989 तक ये सिंगल मेंबर बॉडी था, लेकिन जब 61st अमेंडमेंट 1988 पे हमारी जो वोटिंग एज थी वो कम हो गई, 21 से 18 हो गई। जैसे ये वोटिंग एज कम हुई तो भैया लोग बढ़ गए, और जब लोग बढ़ गए तो हमें क्या करना पड़ा? इलेक्शन कमीशन को एक मल्टी मेंबर बॉडी बनाना पड़ा। इसमें 3 इलेक्शन कमिश्नर्स और जोड़ दिए गए। कितने? 3 इलेक्शन कमिश्नर फिर जोड़ दिए गए। और फिर से क्या हुआ कि 2 पोस्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर फॉर एलिमेंट जनवरी, फिर से वो पोस्ट क्या हो गई? खत्म हो गई, और फिर से सिंगल मेंबर बॉडी बन गई। लेकिन अगेन 1993 में प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया 2 मोर इलेक्शन कमिश्नर्स को, ठीक है। तब से आज तक इलेक्शन कमीशन में 3 कमिश्नर होते हैं। तब से लेके आज तक इलेक्शन कमीशन में 3 हमारे कमिश्नर्स होते हैं। तो आप समझे, 50 से लेके 89 तक तो ये सिंगल मेंबर बॉडी रहा। 89 में जब वोटिंग एज कम हो गई तो यहाँ पे क्या होगा? फिर बढ़ा दिए गए, 3 इलेक्शन कमिश्नर हो गए। फिर 90 में ये पोस्ट फिर खत्म कर दी गई, और अब यहाँ पे सिंगल मेंबर बॉडी हो गया। लेकिन अगेन 1993 में प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करे 2 नए इलेक्शन कमिश्नर, तो अब टोटल कितने हो गए? 3 कमिश्नर हो गए, ठीक है। ध्यान रखना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें क्या आता है, द चीफ एंड द 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर हैव द सेम पावर्स एंड एम्यूलमेंट्स इंक्लूडिंग सैलरीज। सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही इनकी सैलरी वगैरह सब कुछ होती है।
अगर कोई डिफरेंस हो जाती है दोनों के बीच में, इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर, मैटर इज डिसाइडेड बाय ए कमीशन बाय ए मेजॉरिटी। तो ये मैटर कौन डिसाइड करेगा? कोई भी एक कमीशन डिसाइड करेगा मेजॉरिटी से। फिर आता है कि ऑफिस कब तक होल्ड करते हैं, तो 6 और 65 साल। द ऑफिस इज हेल्ड बाय ए टर्म फॉर ए टर्म ऑफ 6 ईयर्स और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स, जो पहले हो जाए। ठीक है, इतना याद रहेगा। अब आर्टिकल 324 में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द प्रोविजन रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल फंक्शनिंग ऑफ द इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमिश्नर, देखो इसमें समझना क्या है, इसमें समझना ये है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, जैसे कि ये भाई साहब, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, इनको हटाना इतना आसान नहीं है। इनको हटाने के लिए हमें पूरा इम्पीचमेंट का प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे इम्पीचमेंट का प्रोसेस करना पड़ता है तभी ये हटते हैं, वरना ये नहीं हट सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इतनी आसानी से आप नहीं हटा सकते, उसके लिए इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है। ठीक है, अब बचे ये दोनों, इनका क्या करोगे जी? मिस्टर अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। अगर इन 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को हटाने के प्रोसेस में हमें क्या करना होता है, आप देखो यहाँ पे, और अगर कोई अदर इलेक्शन कमिश्नर है या कोई रीजनल कमिश्नर है तो उसे कैसे हटाएंगे? उसे हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोल देगा कि इन्हें हटा दो, तो प्रेसिडेंट इन्हें हटा देगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो ये वाले बॉडी है, आप देखो, इन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इम्पीचमेंट करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। इन दोनों को हटाने के लिए ये भाई साहब प्रेसिडेंट को बोल देंगे कि भैया इन दोनों को हटा दो, तो इन दोनों को हटा दिया जाएगा। ये हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का प्रोसेस है। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज़ और आती है, अभी बता रहा हूं मैं आप लोगों को। और एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर कैन नॉट बी अपॉइंटेड। ठीक, ये हो गया। अब देखो इसके बाद, दो द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सॉट टू सेफगार्ड एंड एश्योर द इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन, सम फ्लॉज कैन बी नोटेड। अब देखो क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहीं भी इनके लिए कोई क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं करी है कि हाँ भैया इनके लिए यही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ना ही कोई टर्म डिफाइन किया गया है कि भैया ये इतने टर्म के लिए होने चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, ये एलिजिबल हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिबार्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट, मतलब कि एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जितने मेंबर्स हैं वो दोबारा से रीअपॉइंट हो सकते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन ही आता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जितने इलेक्शन कमिश्नर उनकी इक्वल सैलरी होती है, चाहे वो चीफ हो या ना हो, उनकी इक्वल सैलरी होगी और सारे बेनिफिट्स होंगे इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट जज एंड डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। तो इसमें हर चीज कौन डिटरमाइन करता है? प्रेसिडेंट। फिर एक क्वेश्चन कभी कभी ये भी आता है कि राइट टू वोट क्या है? तो राइट टू वोट हमारा क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एक लीगल राइट है। और इसमें हमें क्या याद रखना है? एक ये चीज़ याद रखनी है, आर्टिकल नंबर 326 ये वाला, कि हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज किस में दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर 326 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज गिवन है। तो आई होप ये सारे पार्ट्स आपको समझ में आए होंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, हाँ इसमें एक चीज़ और है इंपॉर्टेंट, वो ये है, देखो एक मिनट, हाँ ये जो लास्ट पॉइंट है ना इसमें, कि इनका ऑफिस का टेन्योर कितना होता है? तो 65 और 6, मतलब कि या तो वो 65 साल के पहले हो जाएं या उन्हें 6 साल पूरे हो जाएं, जो भी पहले हो जाए। जैसे मान लो किसी की जॉब 61 साल पे लगी, तो अगर वो 65 साल के हो गए तो उन्हें फिर वो पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। लेकिन हाँ, वो रीअपॉइंट हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के केस में वो रीअपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन ध्यान रखनी है कि हमारा कब हुआ था। ये डेट एज इट इज आ जाती है, ये ध्यान रखना है, ये मजाक की बात नहीं है, डेट एज इट इज आ जाती है ऑन 16 अक्टूबर 1989। हमारा अमेंडमेंट था 61 अमेंडमेंट 1988, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये डेट एज इट इज आ जाएगी, कौन सी? 16 अक्टूबर 1989। इसी दिन हमारी वोटिंग एज कम हुई थी 21 से 18 साल। ठीक है, और जो प्रथा चली आ रही है वो हमारी 1993 अक्टूबर से ही चलती चली आ रही है कि प्रेसिडेंट ने 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और इनको हटाया इतनी आसानी से नहीं जा सकता। इसको हटाने के लिए, ये जो है इनको हटाने के लिए इम्पीचमेंट होगा,
और इन दोनों को हटाने के लिए जब ये बोलेंगे सुनील अरोड़ा जी प्रेसिडेंट को कि भैया इनको हटा दो, तो इनको हटा दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों में डिफरेंस है, ये हमें याद रखना है। और 65 और 6 सैलरी दोनों की सेम है, सैलरी और बेनिफिट सारे सेम है, हटाने का प्रोसेस अलग अलग है दोनों का। और हम ये बोल सकते हैं कि इसमें इनका कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी टर्म ऑफ ऑफिस डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।